हाँ, तो हमारे छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से ही चलता होगा। और दूसरी बातें यह है कि आप कहीं भी हैं, एकदम मेहनत से लग जाइए, दिलो और जान से लगा दीजिए। समय नहीं है माय डियर्स, मैं यही कहता हूँ, हर वीडियो में आपसे यही निवेदन करता हूँ, समय नहीं है, लग जाइए। क्योंकि कल कोई काम नहीं देगा, या हम या आपके गार्जियन कोई काम नहीं देगा, आपको ही अपने कलमों से लिखना पड़ेगा। तो इसलिए याद जब रहेगा तभी लिख पाएंगे, या पढ़ेंगे तभी लिख पाएंगे, तभी आपका परसेंटेज अच्छा होगा। ये सपना जो देख रहे हैं मेरा इतना परसेंटेज उतना परसेंटेज, ये संभव नहीं है माय डियर्स। इसलिए आप लग जाइए, उठिए, जागिए और लग जाइए। तो आप आइए, आज मैं क्लास 10th का है ना, क्लास 10th का इकोनॉमिक्स लेके आया हूँ। एक चैप्टर मैंने पिछले दिन समाप्त कर दिया है और दूसरा चैप्टर आज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके बाद तब मैं पॉलिटिकल डालूँगा। तो 2 नंबर चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य मतलब होता है जो हम लोग स्टेट है, और राष्ट्र का मतलब होता है देश। ये दोनों की आय जो है कई भागों में अलग अलग है, कई जगह एक ही है। जैसे जीएसटी है, जीएसटी स्टेट जीएसटी अलग होती है और सेंट्रल जीएसटी अलग होती है। इसको कहते हैं सीजीएसटी, इसको कहते हैं एचजीएसटी। तो आप बताइए माय डियर्स, इसके आय जो हैं, आय के स्रोत अलग अलग हैं। आय के स्रोत में ही आज हम लोगों को कुछ पढ़ना है। आय मतलब होता है इनकम। इनकम कहाँ से होता है देश का? आइए, पहली क्वेश्चन है, सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय। तो भारत की जो है, भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय जो है, ये 25,494 रुपया था माय डियर्स। 25,494 रुपया, याद रखेंगे, 25,494 रुपया। ये 8-9 की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी। स्वतंत्रता से पहले जो है मेरे भारत की जो अर्थव्यवस्था था वो कैसी थी? तो वह कृषि प्रधान था माय डियर्स। क्या था? कृषि प्रधान। कृषि प्रधान। वो कैसी थी? कृषि प्रधान। कृषि पर ही हम लोग ज़्यादा आश्रित थे, इसलिए भारत एक कृषि प्रधान देश भी कहलाता है। और हमारे देश खास के ये ग्रामीण क्षेत्रों का देश है, गांव का देश है। यहाँ की घनी आबादी गांव में ही रहती है, सबसे ज़्यादा आबादी गांव में ही रहती है। फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल ये नीति किसकी थी, किसने अपनाई थी? ये क्वेश्चन कह रहा है, ये अंग्रेजों ने अपनाई थी। कौन अपनाई थी? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने अपनाई थी, याद रखेंगे। ये अंग्रेज का नियम था, हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो, आपस में सब लड़ते रहेंगे, हम लोग देखो और उसका मौका का फायदा लो। यही था अंग्रेजों का चाल। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं, ये 3 प्रकार का होता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो हमारे भारत के, प्यारे भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। अमेरिका के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, रूस के साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, जिसको समाजवादी भी कहते हैं। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? दोहन किया, शोषण किया। याद रखिएगा, ये शोषण किया, शोषण किया है। अंग्रेजों ने खूब शोषण किया भारतीय अर्थव्यवस्था का। आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, आज़ाद जब हो गए हम लोग, आज़ाद से पहले तो मेरा प्राथमिक क्षेत्र पर ही ज़्यादा डिपेंड रहते थे, लेकिन जब आज़ाद हो गए तो उद्योग पर भी हम लोगों का फोकस हुआ। सेकेंड पंचवर्षीय योजना उद्योग को बढ़ाने के लिए ही लाया गया था। तो आइए
प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आजादी के बाद जो है ये घटा। क्या हुआ? घटा। और अभी तक घटता जा रहा है। अभी सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है। ठीक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हमारे बिहार में कौन ऐसा राज्य है जहां के लोगों का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? तो माय डियर्स, महानगर। एक ही महानगर है। कोई बताइए कमेंट सेशन में, बताइए बताइए। अगर आप लोग अगर वीडियो को देखते हैं तो जरूर कमेंट सेशन में बताएंगे। तो मैं यह कह रहा हूं कि यह है आपका पटना। क्या है? पटना है। याद रखेंगे सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कहाँ के लोगों की है? पटना, क्योंकि वो महानगर है। आर्थिक एवं मौद्रिक विकास आर्थिक और मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या है? ये पूरक है। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता है। अगर मौद्रिक को छोड़ दें तो आर्थिक का काम नहीं चलेगा, आर्थिक को छोड़ दें तो मौद्रिक का काम नहीं चलेगा। साहित्य की दृष्टि में, अब देखिए साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि, विकास और वृद्धि में क्या है? अंतर है? नहीं। साहित्य की दृष्टि से विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं है। वृद्धि, विकास और वृद्धि क्या है? समान है। साहित्य की दृष्टि से विकास और वृद्धि क्या है? सामान्य है, समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन यही साइकोलॉजी के अनुसार अगर देखें तो मनोविज्ञान के अनुसार यह अलग अलग है। क्यों? कि विकास जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता है, लेकिन वृद्धि सीमित होती है 0 से 25 साल तक, 26 साल से। जब तक आप बताइए एक इंसान कितने साल तक बढ़ सकते हैं? वृद्धि कब तक कर सकता है? 25 साल, 30 साल, 35 साल, यही ना। उसके बाद वृद्धि नहीं करता है। उसके बाद उसकी वृद्धि रुक जाती है, तब वो मैच्योर्ड हो जाता है। आप धीरे धीरे परिपक्व हो जाते हैं। उसके बाद प्रौढ़ावस्था में जाता है, फिर बुढ़ापा अवस्था में जाकर के वह मर जाते हैं। तो कहने का मतलब विकास आजन्म यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता है, लेकिन वृद्धि सीमित रहती है। किसके अनुसार? साइकोलॉजी के अनुसार। लेकिन साहित्य के अनुसार सामान्य है, एक ही अर्थ है। दोनों का अर्थ एक ही है। वृद्धि और विकास का एक ही अर्थ है, या एक अर्थ लिख दीजिए, एक ही अर्थ है। सतत विकास है। तो देखिए सतत विकास जो होती है ना, वह सतत विकास जो होती है वह एक लेवल से शुरू होती है और वह चलती रहती है, सब में चलती है। तो सतत विकास क्या होती है? आपका जन्म के अनुसार यह, आप इसको कह सकते हैं सतत विकास को आप कह सकते हैं कि जीवन प्रत्याशा के अनुसार चलता है। जीवन प्रत्याशा के अनुसार चलती रहती है। तो जीवन प्रत्याशा अनुसार वह चलते रहती है। सतत विकास, सतत विकास होता है सब विकास, जैसे कि आपका शिक्षा का विकास, जैसे आपके आवास का विकास, या आपकी आय का विकास, सब विकास सामान्य चलता हो, सतत अब खुद ब खुद चलता हो, तो जीवन प्रत्याशा के अनुसार चलता है। आय एक परिश्रमिक है, आय एक परिश्रमिक है जिसे कोई कार्य के बाद पाता है। तो कोई कार्य के बाद पाता है, चाहे वो बौद्धिक कार्य हो या शारीरिक कार्य हो या मानसिक कार्य हो, इसके बाद ही ना आपको परिश्रमिक मिलेगा। तो आइए लिख दीजिए, कार्य ऐसे दो ही होते हैं, एक शारीरिक, एक होता है मानसिक।
लेकिन कभी कभी बौद्धिक भी आ जाता है। तो आइए लिखिए मानसिक, मानसिक, शारीरिक, एवं बौद्धिक। बौद्धिक बौद्धिक कार्य के बदले। याद रखेंगे, क्वेश्चन कह रहा था आय एक परिश्रमिक है जिसे कोई कार्य के बदले पाता है, तो चाहे मानसिक कार्य के बदले हो या शारीरिक कार्य के बदले हो या बौद्धिक कार्य के बदले हो, श्रम का परिश्रमिक होता है। यदि हम किसी के यहाँ मजदूरी करते हैं, ये परिश्रमिक क्या होगा? तो मजदूरी होगा। श्रम करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसका परिश्रमिक क्या होगा? मजदूरी होगा। मजदूरी। पूंजी का परिश्रमिक, तो पूंजी का परिश्रमिक क्या होगा? ब्याज होगा। ब्याज होगा। भूमि का परिश्रमिक क्या होगा? लगान होगा। गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसने कहा था? रैगनर्स ने कहा था। कौन कहा था? रैगनर्स। रैगनर्स। कौन कहा था? रैगनर्स ने कहा था। रैगनर्स नरकस। रैगनर्स नरकस ने कहा था। नरकस ने कहा था। विकसित राज्यों में ऊंची होती है, तो जो राज्य विकसित होंगे उसके परिश्रमिक या प्रति व्यक्ति आय ऊंचा होगा। तो आइए, विकसित राज्यों में ऊंची होती है, क्या होती? प्रति व्यक्ति आय ऊंची होती है। प्रति व्यक्ति आय ऊंची होती है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है, तो बताइए राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जो शामिल होगा तो वह क्या होगा? वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, यही राष्ट्रीय आय है। कर मतलब टैक्स। कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है। तो खर्च का अंतर जो कहलाएगा तो वह कहलाएगा माय डियर्स, क्या कहलाएगा? कुल उत्पादन एवं उत्पाद में किए गए खर्च कहलाएगा, तो राष्ट्रीय आय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय कहलाएगा। राष्ट्रीय आय समतुल्य होती है उपभोग, व्यय और विनिमय के योग का। उपभोग व्यय मतलब खर्च एवं विनिमय के योग का। के योग का। चलिए, यह आप इसका आंसर दे सकते हैं। कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है शुद्ध राष्ट्रीय आय कह सकते हैं। शुद्ध
शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो आइए माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, आप लोग समझ जाइए और गौर से देख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है 25,494 रुपया। स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था की थी, क्या थी? स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी, कृषि प्रधान थी। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, अंग्रेजों ने अपनाया। सीधी बातें हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं, ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था हैं। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। आजादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ... रहा, घटा। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना का है। आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के हैं, पूरक हैं। साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में ... है, क्या है? समान है या एक ही अर्थ है? दोनों का एक ही अर्थ है। सतत विकास है, क्या? जीवन प्रत्याशा के अनुसार है। आय एक परिश्रमिक है जिसे कोई कार्य के बदले पाते हैं, तो मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक कार्य के बदले पाते हैं। श्रम का परिश्रमिक है मजदूरी, पूंजी का परिश्रमिक ब्याज, भूमि का परिश्रमिक है लगान। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका था? रैगनस नरकस का था। विकसित राज्यों में ऊंची होती है प्रति व्यक्ति आय, ऊंची होती है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल होता है वस्तु एवं सेवा कर शामिल होता है, और कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है, शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय समतुल्य होती है, उपभोग, व्यय एवं विनिमय के योग का होती है, विनिमय के योग का समतुल्य होती है। लिख देते हैं, समतुल्य होती है, समतुल्य होती है। चलिए माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम हट जा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप उम्मीद है कि ले लिए होंगे। तो आइए, मैं आपके सामने जो कंटेंट दिया हूँ ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल एनसीईआरटी या बिहार टेक्स्ट बुक जो आपके पास है, बीटीसी का जो बुक है, उस बुक से क्वेश्चन लिया गया है। और बुक को आप गहरी दृष्टि से एक बार पढ़ें, फिर मेरे वीडियो को देखें, आपको कंठस्थ हो जाएगा। लेकिन आपको किताब पढ़ना होगा माय डियर्स, और यदि आप किताब पढ़ते हैं तो मेरा वीडियो आपको पसंद आ जाएगा। और पसंद आ गया है तो आप दक्षिणा के रूप में आप ज़रूर लाइक के बटन को दबाएं और दोस्तों में शेयर करें माय डियर्स। हमें आपसे बहुत बड़ी आशा है, और आप लोगों के ही बदौलत मेरी चैनल ग्रो कर रही है, और कुछ ही दिनों में मेरी चैनल को मान्यता मिल जाएगी, मोनेटाइज हो जाएंगे। और आप जितनी कोऑपरेट मेरा कर रहे हैं ना, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। और आप अपने दोस्तों में खूब शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।